अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। बजट तो सामने आ गया, लेकिन अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी और हुकूमती वुज़रा भी बजट के हवाले से कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद माजी में हमें सुनने को नहीं मिलती थी। वज़ीर दिफ़ा ने हालिया दिनों में हमने देखा, एक खबर आई थी जिसमें बताया गया था कि चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। उसके ऊपर वज़ीर दिफ़ा ने कड़े अल्फाज में तनकीद की। गुज़िश्ता रोज़ एक ट्वीट की और उसे कहा कि ये माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। अब ये खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर नोटिस भी ले लिया है, लेकिन मसला ये है कि ये जो खबर है ये तो 29 मई की खबर है। 29 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद किसी को नहीं पता था। क्या वज़ीर आज़म साहब को नहीं पता था? क्या वज़ीर दिफ़ा साहब को नहीं पता था? अब मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जब तनकीद हो रही है तो अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब भी इसका नोटिस ले रहे हैं और वज़ीर दिफ़ा भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। या तो ये यूगोस्लाविया की हुकूमत ने बढ़ा दी थी ये तनख्वाह और ये मराद, फिर तो ठीक है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने बढ़ाई थी तो फिर किसने बढ़ाई थी, कौन जिम्मेदार था? उम्मीद है कि ये चीज़ें भी सामने आएंगी। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं बजट के ऊपर, अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त कोई तनकीद कर रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है, गुज़िश्ता बरस जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त भी सबसे ज़्यादा तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। क्या कुछ कहा गया था, ज़रा सुनिएगा। Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker. ये लॉलीपॉप दी है इस कौम को। गरीब के लिए कुछ नहीं है सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये पिछले साल के बजट के हवाले से आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा कह रही थी कि पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व बेटर। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उस बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दे के पास किया था? गुज़िश्ता 4 बजट जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इकट्ठे पेश किए हैं और ये वोट दे के उनको मंजूर भी करवाते हैं। अब ये चौथा बजट है, अब देखते हैं कि इसको वो मंजूर करवाते हैं या नहीं करवाते। इस बरस जब बजट पेश किया गया है, अब पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? शर्मिला फारूकी साहिबा ने गुज़िश्ता बरस भी तनकीद की थी, लेकिन उस तनकीद के साथ फिर उन्होंने वोट भी डाला था बजट के हक में। इस बरस भी वो तनकीद कर रही हैं और आप देखेंगे कि वो वोट भी डालेंगी इसी बजट के हक में। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब ने बजट के हवाले से क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अमीरों का बजट है, अमीरों के लिए। ख्वाजा साहब से भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर ये माली फहाशी है तो दीगर लोगों की तनख्वाहों में भी इजाफा हुआ। वैसे ये क्वेश्चन है कि ख्वाजा साहब स्पीकर साहब की तनख्वाह पे और चेयरमैन सेनेट साहब की तनख्वाह पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन वुज़रा की तो अपनी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, MNAs की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, दीगर जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। क्या उसके ऊपर ख्वाजा साहब ने कोई एतराज़ किया था, पूछा था कि आम पाकिस्तानी कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये कैसे हो सकता है कि आप हमारी तनख्वाहों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दें? अब चौधरी मंजूर साहब भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ कही कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता बरस भी इसी किस्म की तनकीद की थी, लेकिन वोट भी डाला था बजट के हक में। आज ये दोबारा तनकीद कर रहे हैं। बल्कि नदीम अफजल चंद साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में क्या कहा, वो ये कहते हैं कि अगर फाइनेंस बिल पास ना हो तो फिर हुकूमत जाती है। इनके पास ये मौका गुज़िश्ता बरस भी था जब आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहा था कि पीपल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व बेटर, पीपल ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके लिए कोई बेहतर काम किया जाए। उस वक्त भी इनके पास ये मौका था, ये चाहते तो हुकूमत गिरा सकते थे, उसके हक में वोट ना देते बजट के हक में। लेकिन जिस तरह मैंने अर्ज किया कि 3 पहले बजट ये मंजूर करवा चुके हैं, ये चौथा बजट है जिसको ये बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये इसको भी मंजूर करवाएंगे। अब आगे सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही बजट को एक तरह से मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन वो एहतजाज की बात भी कर रहे हैं। खान साहब एक नई हिकमत अमली की बात भी कर रहे हैं। जमात के अंदर किस किस्म की सूरत हाल है, क्या कोई इख्तलाफात हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ज़रा ये बताइएगा, ये जो बजट आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, कैसे इसको आप देखते हैं? आपकी इनिशियल इसके ऊपर टेक क्या है? देखिए, बजट में जो है ना, हर बजट का एक मकसद होता है, एक थीम होती है। इस बजट में मुझे कोई थीम नजर नहीं आई। ना तो आपने कोई फ्यूचर का, मुस्तकबिल का कोई तय किया है, ना आपने बताया कि पीछे जो खामियां थी वो किस तरह दूर की जाएंगी, ना आपने जो मेन इशू था कि जो हमारे गरीब तबका है, जो हमारा मजदूर तबका है, जो एग्रीकल्चरल तबका है, उनको आपने क्या इंसेंटिव्स देने थे वो नहीं दिए। बजट में एक तरफ कैरेट होती है, एक तरफ स्टिक होती है, यानी कि कुछ आप सख्तियां करते हैं, कुछ आप फायदे देते हैं ताकि इंडस्ट्री आगे चल सके। इस बजट में सिर्फ मुझे नजर आया कि एफबीआर को आपने ज्यादा पावर्स दे दी हैं, इतनी ताकत दे दी है कि वो करप्शन की तरफ चले जाएंगे, वो लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं,
वो लोगों को किसी किस्म की उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी कारोबार है वो बंद कर सकते हैं, वो तो आपने सारा कुछ दे दिया, लेकिन जो इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना था वो ठीक। नहीं दिया। फिर आपने ये कहा, एक तरह फिगर्स को फज किया। आपने ये कहा बजट में कि आपने लोगों को एक तरह से बेहतरी की है, उनकी सैलरी क्लास की सैलरी ज्यादा बढ़ाई है, लेकिन असल में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो थोड़े से कम किए हैं डायरेक्ट टैक्सेस, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस चूंकि ज्यादा हो गए हैं, तो एक्चुअली जो पैसा हाथ में आ रहा है लोगों के वो कम है, ठीक है। वो उसमें कम है। तो ये इस किस्म इसमें सर एक और चीज जो देखें ना, पार्लियामेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार होता है। आप खुद भी सेनेटर हैं, आप समझते हैं ये जो बजट है इस पार्लियामेंट की कोई से होगी इसके अंदर, इसलिए कि इतनी बड़ी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक सेशन हो रहा है, उस पर खर्चा आ रहा है, क्या ये इस बजट के अंदर पार्लियामेंट कोई रद्दोबदल कर सकती है? जी देखें, जो आइन है वो तो यही है, और मकसद जो पार्लियामेंट का है वो तो यही है कि हुकूमत जो है एग्जीक्यूटिव साइड पे एक बजट पेश करती है, जो पार्लियामेंट जो है उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसको देखता है, उसमें खामियां निकालता है, और उसके बाद जो डिबेट के बाद जो एक कंसेंसस डेवलप होता है पार्लियामेंट में, वो फिर हुकूमत बाउंड होती है, हुकूमत मजबूर होती है कि वो उन चीज़ों को अंदर शामिल करे। ये थियोरेटिकली यानी कि आइन में और कानून में तो ये इसका जिक्र है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि सेनेट की जो तकारीर होती हैं या सजेशंस होती हैं, वो तो नेशनल असेंबली पे कोई पाबंदी नहीं कि वो उसको माने। और और जो दूसरा नेशनल सर, मेरा जो क्वेश्चन था वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आईएमएफ की शराइत के तहत ये बजट पेश किया गया है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि फिर पार्लियामेंट इस पर डिबेट तो कर रही है, लेकिन कोई चेंज इसमें वो कुछ नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हैं, पार्लियामेंट असल में तो सुप्रीम है, पार्लियामेंट तब्दील कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रैक्टिकली जो है वो कोई तब्दीली नहीं होती, और यही सारा हमारा अलमिया है, हमारा इशू है, हमारा प्रॉब्लम है कि जो हुकूमत एक बार तय करके आ जाए आईएमएफ के साथ या किसी के साथ भी, किसी भी डोनर एजेंसी के साथ, वो फिर तब्दील नहीं करती हुकूमत। हालांकि पार्लियामेंट में डिबेट भी होती है, ऑपोजिशन उस पर पूरी तरह भरपूर तरीके से उसकी अपनी जो तनकीद है वो भी करती है, लेकिन उसका असर कोई नहीं होता, कोई वो नहीं सिर्फ था। अच्छा सर, एक और मामला जो खान साहब के मुकदमात का है, उस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा आगे नहीं चल सका, इसको आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि अब मामला जो है ये ऑटम पे चला जाएगा, खान साहब मजीद कुछ महीने जेल में रहेंगे, या अभी भी कोई उम्मीद है कि गर्मियों में भी खान साहब की रिहाई हो सकती है? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारा जो निज़ाम है इंसाफ का वो तबाह बर्बाद होता जा रहा है। आप 3 बार तो मैं 2 बार मैं गया था चीफ जस्टिस साहब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने केस फिक्स किया था, लेकिन कोई ना कोई वजह ऐसी होती है कि केस फिक्स होता है लेकिन वो आगे जाके उसकी समाअत नहीं होती। मुझे लगता यह है कि ये कोशिश है, भरपूर कोशिश है हुकूमत की कि इस केसेस को डिले किया जाए, क्योंकि एक अल कादिर केस है, उस अल कादिर केस की बेल है, अगर वो बेल का फैसला हो जाता है जो हो जाना चाहिए कानून के मुताबिक, तो बुशरा बीबी बाहर आ जाती हैं और खान साहब के खिलाफ सिर्फ एक केस रह जाता है जिसमें अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तोशाखाना नंबर 3 जो जेल में ट्रायल हो रहा है जिसका। तो एक तरह से खान साहब भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो केसेस जो है उनको डिले किया जा रहा है ठीक। और जानबूझ के किया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब रहें जेल में। और बल्कि आप ये देखेंगे पिछले 10 दिन से किसी को मुलाकात करने की भी इजाजत नहीं मिल रही। हमारी मुलाकात होती थी जब केसेस चल रहे थे, लेकिन वो केसेस भी डिले करके तो उनको भी आगे ले गए हैं ताकि उसकी समाअत ही ना हो और हमारी मुलाकात ना हो। अच्छा तो सर, ये इसके ऊपर जमात ने कोई लाएमल बनाया है, कोई एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं? इसलिए कि एहतजाज का हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही कि किस किस्म का एहतजाज होगा, किस किस्म की तहरीक होगी। ये एक चीज तो क्लियर है इस एहतजाज में, जो खान साहब ने मेरे से बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये एहतजाज इस बार मैंने खुद स्ट्रेटजी बनानी है और मैं जो कहूँगा वही स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट होगी। और उसमें उन्होंने ये बड़ा वाजे कहा था कि इस बार वो कोई इस्लामाबाद आने का प्लान नहीं कर रहे, एहतजाज इस्लामाबाद में नहीं होगा बल्कि पूरे मुल्क में होगा और पुरअमन एहतजाज होगा और सड़कों पे होगा, गलियों पे होगा, मोहल्लों में होगा, जगह जगह होगा।
और वो उनकी डायरेक्ट सुपरविजन के नीचे होगा। और अच्छा यही सर, शायद फिर जब सम टाइम आपके रहनुमा इस किस्म का बयान देते हैं कि हम भी असला लेके आएंगे, आप नहीं समझते कि थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना बयान है? फिर हुकूमत को मौका मिल जाता है कि इनको कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना। जी देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई जो एक एक होती है सियासी स्टेटमेंट, एक होती है प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रक्शंस है। खान साहब ने इस बार इसीलिए कहा है कि मैं खुद ही सारे फैसले करूंगा। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं इस्लामाबाद नहीं आने का प्लान रखूंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं लोगों को इस्लामाबाद लेके आऊं। तो मेरा ख्याल है वो कोई असले का या कोई झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अब जगह जगह मोहल्ले में, हर मोहल्ले में इसका एहतजाज होगा। और इसका मकसद बड़ा सिंपल है। बड़े लोग पूछते हैं मेरे से कि मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि एक तरह से दोबारा से ये मुजाहरा करना है कि अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। मैं इमरान खान साहब का इसलिए कहता हूं कि उनके साथ है, उनको पीटीआई को आप साइड पे कर दें। एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। और अगर वो कहते हैं कि मेरी खातिर बाहर आओ, तो यकीनी तौर पे अवाम बाहर आएगी। शायद वो पीटीआई के लीडर्स के लिए नहीं आएगी, लेकिन खान साहब के लिए जरूर आएगी। ठीक। अच्छा सर, आपके दीगर जो लीडरान हैं वो भी जेलों में हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, उमर चीमा साहब हो जाएं, मियां महमूद रशीद साहब हो जाएं, उनकी भी जमानतों के केस एक तरह से फंसे हुए हैं। ये आप अरसा दराज से सर वकालत कर रहे हैं, मुल्क के नामवर वकील हैं। ये जो इस वक्त अदलिया की सिचुएशन है, आपने कभी इमेजिन किया था कि इस हद तक चीज़ें इधर आ जाएंगी 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जहाँ पे आज हम खड़े हैं? जी बिल्कुल नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो तारीख है उसमें हमेशा ये किया गया है कि जो लोग ताकत में आना चाहते हैं वो अदालतों को सबसे पहले कंट्रोल करते हैं, ताकि अपने ऑपोजिशन जो है, अपने ओपोनेंट्स जो हैं, अपने मुखालफिन जो हैं, उनको उनके खिलाफ गलत केसेस बनाए और उनको जेल में रखें। और ये तारीख में होता रहा है और बार बार होता रहा। ये आपने ज़ियाउल हक के ज़माने में देखा। आपने फिर जब ये हुकूमतें थी पीपल्स पार्टी की, पीएमएलएन की, आपने तब भी देखा एक दूसरे के खिलाफ मुकदमे बनाए गए थे और किस तरह अदालतों को इस्तेमाल किया गया था। जुडिशल अपॉइंटमेंट्स की गई थी, 60 अपॉइंटमेंट्स की थी, 70 अपॉइंटमेंट्स की थी एक ही गो में। नवाज शरीफ साहब ने भी, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी। इसी तरह हमने मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी देखा कि जजेस को सबसे पहले नई ओथ्स लेनी पड़ी। फिर जो इफ्तिखार चौधरी साहब को निकाला गया था और बहुत सारे जजेस को निकाल दिया था, वो भी हमने तारीख देखी। तो 26वीं तरमीम भी उसी का एक तसलसल है हमारी तारीख। लेकिन इस बार जो नजर आता है कि वो कानून तो इस रूल ऑफ लॉ जो है, कानून की हुक्मरानी, वो पाकिस्तान से इस वक्त गायब हो गई है। ठीक। और यही तारीख है, यही इसीलिए हम एहतजाज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ का जो तराजू है उसके मुताबिक फैसले हों। ठीक। और हम चाहते अच्छा हैं। सर, इस वक्त आपकी किसी से एंगेजमेंट हो रही है, किसी से बात हो रही है आपकी? जी बात बिल्कुल नहीं हो रही किसी से। लास्ट टाइम मैंने जब मुलाकात की थी तो इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुझे बताया था। मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा किसी किस्म की मुलाकात नहीं हो रही। उन्होंने ये जरूर कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट पे, नेशनल इश्यूज पे कोई बात करना चाहता है, जो पाकिस्तान की सालमियत के मामला हैं, उन पे अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे अपने केसेस के मामले में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। तो मेरा ख्याल है कोई उसके बाद यकीनी तौर पे कोई बात नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी ने बात करनी है तो मेरे साथ डायरेक्ट करें। तो इसलिए अगर कोई कह भी रहा है या कोई अफवाह उठती है, ऐसी खबर आती है कि कोई बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत खबर है। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं। बैरिस्टर अली जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील हमें ज्वाइन करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, वजीर दिफा तनकीद कर रहे हैं कि कैसे चेयरमैन सेनेट की इतनी तनख्वाह बढ़ा दी गई, किस तरह स्पीकर कौमी असम्बली की इतनी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा दी गई। वज़ीर आज़म साहब ने आप शायद नोटिस भी ले लिया है, तो ये मामला क्या पहले हुकूमत के नोटिस में नहीं था? किसने ये सारा ही कार्रवाई की, किसने तनख्वाहें बढ़ाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जो सेंटिमेंट्स वज़ीर दिफा के हैं, मैं बज़ाते ख़ुद
उन सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करता हूँ और मेरे भी वैसे ही जो है तासरात हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर। गो के 2000 से लेके 2025 तक बेशक अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ एंड टू सर्टन एक्सटेंट चले वो बात तो समझ आती है क्योंकि वो अक्रॉस द बोर्ड हुआ, वो अपोजिशन ने भी और ट्रेजरी बेंचेस दोनों ने रजामंदी के साथ वो तमाम तर मामला था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी जो है वो मैनी फोल्ड्स जो कहा जाता है कि इंक्रीज़ जिस तरह की आई है और चेयरमैन सेनेट की और ऑनरेबल स्पीकर साहब की जो सैलरीज़ में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आया, अब उसमें आपने बजा फरमाया कि वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और आई एम श्योर कि ये तमाम तर मामला जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। और ये कह देना खाली कि मैं ये समझता हूँ वाक़तन ये बहुत ज़्यादती वाली बात है कि जब आप देखें कि कुछ मेंबरान की ज़रूरत तो हो सकती है अगर उनकी तनख्वाहों में जब अभी रिसेंटली जनवरी से इसी साल हमने जब इंक्रीज़ की तो कुछ की तो ज़रूरत हो सकती है, कुछ की ज़रूरत है भी नहीं ठीक है तनख्वाहों में। इसमें और जाहिर बात है कि बैरिस्टर साहब इसमें देखें ना, एक जो तनकीद हो रही है कि तनख्वाहों के मामले पे आपकी लड़ाई पीटीआई से भी नहीं हुई, वो भी आपसे नहीं लड़े, एमएनएस की तनख्वाहें भी बढ़ गई, उधर सारा मामला ठीक रहा और जो वुज़रा हैं यकीनन आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हुआ। एक ऐसे मौके पे जब वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि जो कुछ भी हम दे रहे हैं हम मांग के दे रहे हैं, क्या वुज़रा की तनख्वाहों में, एमएनएस की तनख्वाहों में, क्या ये वो मोस्ट नीडी तबका था जिसकी हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं? क्या आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं हैं? आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि नीडी तबका नहीं है बिल्कुल भी। मेजॉरिटी मैंने जिस तरह कहा ना कि मैं उसमें पहले से आपको क्लैरिफाई कर दूँ, कई मेंबरान की ज़रूरत नहीं है ये तनख्वाह, लेकिन कुछ मेंबरान ऐसे हैं जिनकी वाक़तन ज़रूरत है और उनकी ज़रूरत अगर है तो उसमें कोई ऐसी मतलब शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, जिसमें हमारी कई ऐसी ख़वातीन मेंबर्स भी हैं, कई ऐसे मेल मेंबर्स भी हैं जिनकी वाक़तन जो है वो ज़रूरत है। तो उसमें मैं ये पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ और कह चुका हूँ, लेकिन ये जो आपने बताया और इसमें भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि वज़ीरों की और एमएनए की और वज़ीर की तनख्वाह एक जैसी ही है। वज़ीर चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या फेडरल मिनिस्टर हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो अभी रिसेंटली इसको थोड़ा सा ऐसा रंग दिया गया है कि शायद वज़ीरों की तनख्वाह एमएनए से भी ज़्यादा कर दी गई है, ऐसा नहीं है, ये तासुर गलत है। जो एमएनए की अभी रिसेंट इंक्रीज़ आई थी जनवरी से लेके अभी तक, वो और वज़ीरों की जो तनख्वाह है वो एट पार है, वो सेम तनख्वाह है। और इसी तरह सेनेटर्स की भी जो तनख्वाह है वो भी, उसमें भी इंक्रीज आई है और उसमें भी सेम है। जिस तरह आपने कहा कि ऑपोजिशन ने कुछ नहीं कहा, तो ऑपोजिशन ने और अरकान ने और हुकूमती अरकान ने ये आई थिंक एक यूनिलैटरली ही यूनिफाइड तरीके से डिसाइड हुआ था कलेक्टिवली। तो उस पर जो है क्योंकि 16 से इंक्रीज नहीं आई 25 तक, वो तो मतलब आपकी नज़र में कोई ऐसा बैरिस्टर साहब, कोई अपोजिशन का ऐसा एमएनए, कोई सेनेटर ऐसा है जिसने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार किया हो? कोई हुकूमत के पास कोई ऐसे अदाद शुमार हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तो किसी अपोजिशन के मेंबर ने इनकार नहीं किया। और इनकार का मतलब ये है क्योंकि आई थिंक कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक दफ़ा बात आई थी और स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आपको तनख्वाह नहीं चाहिए और अगर आपको तनख्वाह से कोई इतना प्रॉब्लम है तो फिर मेरे पास इन राइटिंग लेके आएँ और मैं यहाँ से स्टॉप करवाऊँगा। क्योंकि एक एमएनए की जो तनख्वाह है वो नेशनल असम्बली से ही जाती है गालबन, और वो वहीं से वो तनख्वाह ठीक है। और किसी पीटीआई के किसी बंदे ने इस पे इतराज़ नहीं किया और लिख के नहीं दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी वाले बैरिस्टर साहब काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और वो बार बार बजट के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको खदशा है कि पीपल्स पार्टी वाले हो सकता है फाइनेंस बिल के वोट में हक में वोट ना दें? देखिए, 10 तारीख को जब अतहर साहब ये ले हुआ तो एक ये प्रपोजल होता है और एज क्लोजली एज पॉसिबल इसको फॉलो किया जाता है। कट मोशंस वगैरह होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, बैक एंड फोर्थ चीज़ें जाती हैं, लेकिन कोई 19-20 का भी फ़र्क मैं नहीं समझता कि आता है एज सच, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो बजट के अंदर या बजट प्रपोजल के अंदर। मैं अभी तक सेंट्रल लीडरशिप ने, जो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्होंने तो कोई ऐसी रिजर्वेशन जाहिर नहीं की और न ही उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई है।
हमारे इत्तेहादी हैं, जाहिर बात है मीडिया पे तो आके काफी बैठे भी तनकीद थे। कर रहे हैं। मीडिया पे तो कल नदीम अफजल चंद साहब भी काफी देखिए, तनकीद उनकी कर कोई रहे थे। चौधरी मंजूर साहब ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट किया। शर्मिला फारूकी साहिबा गुज़िश्ता रात को एक टीवी प्रोग्राम में इतराजात कर रही थी, तो मीडिया पे आके तो वो इतराजात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये समझता हूं कि देखें, जिस तरह तमाम तर ये मामला है, आपने कुछ लोगों के नाम लिया, वो तो इस पार्लियामान के हिस्सा नहीं है, गो कि वो सियासी जमात से ज़रूर होंगे, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट में बैठे हैं, वोट तो उन्होंने करना है, और उनकी जो उनका पार्लिमानी लीडर है वो उनको क्या लाइन एंड लेंथ देगा, या उनकी पार्टी की क्या पोजीशन होगी, ये देखने वाली बात है। अब फिलवक़्त तो कोई ऐसी बात मंजर आम पे नहीं आई, और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, कोई ऐसी मैसिव रिजर्वेशन नहीं होगी। आज जो अगर कोई ट्वीक इन करना भी पड़े आपको 19-20, तो बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो भी सकता है ट्वीक इन। ठीक है, कोई आसमानी सहीफा तो नहीं है बजट, ये एक प्रपोजल होता है, और प्रपोजल एज जी उसमें बैरिस्टर साहब ये कहा जाता है ना कि IMF ने अपनी शराइत दी हैं, उसके मुताबिक बजट बना है। पार्लियामेंट का इसमें मिनिमम रोल है, 2-4 नुक्ते इधर उधर आप लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं छेड़ सकते। देखिए, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट यस, IMF ने रिकग्नाइज किया पिछले बजट से भी, और अभी भी अगर आप देखें तो IMF ने कहा कि जी एज क्लोजली एज पॉसिबल आप लोगों ने फॉलो किया, इसीलिए वो एक दोबारा से जो है एतमाद बहाल हुआ है, इसीलिए जो है ये ट्रांच भी जो है, और ये हमारा जो रिव्यू था ये भी अच्छा गया, और जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी वो भी अच्छी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, और पाकिस्तान ने कंप्लाई भी किया। जब आप एक IMF प्रोग्राम में होते हैं तो फिर अतर काज़मी साहब, आप मुझ से बेहतर जानते हैं, आपने कई बजट्स कवर किए हैं, आपको पता है कि उसमें रूम टू मनूवर बहुत कम होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह वज़ीर आज़म का विजन है और जिस तरह वज़ीर आज़म की सोच है कि ये वाक़तन इंशाल्लाह आखिरी ही IMF का प्रोग्राम हो, और उसके बाद हम IMF को खुदाफिज कहें, जिस तरह हमने 16 में खुदाफिज कहा था, तो जाहिर बात है कि इसके लिए एक विल चाहिए होती है, और एक कलेक्टिवली आपको काम करना होगा। ठीक है, तो हम कलेक्टिवली काम करेंगे और वो विल दिखाएंगे, और बिल्कुल इसमें बैरिस्टर साहब जरा ब्रीफली जरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज बिलाल अजहर कियानी साहब को इजाफी वजारत का भी चार्ज दे दिया गया है। क्या कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कोई मसला है, गड़बड़ है, क्यों एक और मिनिस्टर को चार्ज दिया गया है? देखिए, मैं सबसे पहले तो उनको आपके प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिल्कुल ट्रूली डिजर्विंग आई मस्ट से, बिकॉज उन्होंने फाइनेंशियल फील्ड्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ बड़ा काम किया है। वो बरतानिया में 6 साल जो है उन्होंने बड़े टॉप टियर इंस्टीट्यूट्स हैं फाइनेंशियल, उनके साथ काम किया है। तो मैं पहले दिन से ही उनका जो ना सिर्फ वो फाइनेंस के साथ जुड़े हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर के जो डिलीवरी यूनिट है उसके भी वो हेड हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि उनको इजाफी कलमदान दिया गया है, और उनकी जो उनका जो फोटे है उसको रिकग्नाइज किया गया है, और उसको बेहतर तरीके से उनका जो स्किल है और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उनको इस्तेमाल करने के लिए। और क्योंकि इस पूरे बजट प्रेपरेशन में भी उन्होंने काफ़ी पार्ट्स पे काम किया है, और मैं तो खुद इसका प्रिवी हूँ, बिकॉज आई नो इट फर्स्ट हैंड एक्चुअली, कि उन्होंने बजट के काफ़ी कंपोनेंट्स के ऊपर काम किया है। वो तो कोई इख्तलाफात की जो मिनिस्ट्री के अंदर इख्तलाफात की खबरें सुबह से आज वो वीडियो भी चल रही है, कल सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, औरंगजेब साहब थोड़े से गुस्से में दिखाई दिए, अता तारर साहब को जाके चीज़ों को संभालना पड़ा, इसलिए कि तासुर ये है कि ये बाबू और ब्यूरोक्रेट्स और बैंकर्स मिलकर बजट बना रहे हैं, इसमें सियासी चीज़ कम नज़र आती है और इतना उनका पेशेंस भी नहीं है, तो शायद इस वजह से सियासी लोगों को सामने लाना मकसूद है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और देखें, सियासी आपने भी कई खबरें चलाई कि इतना इंक्रीज था और इतना इंक्रीज नहीं था, कई सियासी फैसले भी लेने पड़ते हैं आपको बजट के हवाले से, लेकिन आप फिर उसमें जो है चीज़ें ट्वीकिंग, जिस तरह मैंने कहा कि ट्वीकिंग आप कर सकते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। इसी तरह अगर कोई ऐसी मेजर चेंज ना हुआ, कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि एक सियासी लेंस से देखी जा रही हो और हमारे इत्तेहादी कहें कि नहीं जी ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे अपने मैनिफेस्टो में ये हम आपके इत्तेहादी हैं और हम समझते हैं कि सियासी हवाले से ये ज़्यादा मुफीद या बेहतर हो सकता है, तो बिल्कुल हम उसको इनकलकेट करेंगे। वज़ीर आज़म ने कभी डिनाई नहीं किया और काबीना ने कभी डिनाई नहीं किया। एक अच्छी तजवीज़ अगर आएगी
इत्तेहादियों के थ्रू, तो बिल्कुल हम उसको सामने रखेंगे। बैरिस्टर अकील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो बात करेंगे किसानों की, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। इस बजट में किसानों के लिए क्या है? क्या किसान जो पहले कंप्लेन कर रहे थे, इस बजट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें रखी गई हैं जिनकी वजह से किसानों को फ़ायदा होगा? इन मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट आप कैसे देखते हैं, कि एज ए किसान आपको ये बजट अच्छा नज़र आ रहा है? जी शुक्रिया काजिम साहब आपका और आपके चैनल का। बिल्कुल अच्छा नहीं नजर आ रहा काजिम साहब। मैं दूरबीन लगा के भी मैंने देखी है और खुरबीन लगा के भी मैंने देखी है, तो कहीं दूर दूर तक कोई ज़राअत के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया जितनी ज़बों हाली और जितने बुरे हालात हैं ज़राअत के और किसान के, तो इस बजट के अंदर तो कुछ भी नहीं है। आप देख लें कि हालांकि इनको चाहिए था कि जिस किस्म का ये अजाब नाजल किया है हमारी हुकूमतों ने किसानों के ऊपर, और उनको अब अपने जो है वो रोटी के लाले जो है वो पड़े हुए हैं और वो परेशान हैं कि वो किस तरह से अपनी अगली फसल जो है वो लगाएंगे, लेकिन हुकूमत वक्त को कोई एहसास नहीं है। वो इसे ना ही अहमियत दे रही है और जिसकी वजह से आने वाला वक्त जो है वो इससे ज्यादा मुश्किल है किसानों के लिए। आप ये देख लें कि इनकी पॉलिसियां जो कि अपनी पॉलिसियों का ये इतना ढिढोरा पीटते हैं काजमी साहब कि पिछले साल जो है वो तमाम शोबाजात मनफी में आए और वाहिद एक शोबा था ज़राअत का जो माइनस में आया और वो 6.5 उसने ग्रोथ थी। और आपकी जीडीपी का देखें ये 24% है ज़राअत जो है। आपको रोजगार जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48% आपको रोजगार। बुखारी साहब, इसमें जो आपने अभी जिक्र किया है ज़राअत के हवाले से, जो हुकूमत के अपने अदाद शुमार है, इकनॉमिक सर्वे में हमने देखा जिसमें इस चीज़ का इतराफ़ किया गया कि गंदम समेत जो मेजर फसलें हैं उनकी पैदावार में कमी आई। ये गवर्नमेंट के अदाद शुमार हैं। क्या इस कमी के बाद किसानों को ऑन बोर्ड लिया गया? कोई ऐसी बात हुई कि इस कमी को हमने पूरा करना और मेक श्योर करना है कि अगली दफा ये कमी ना आए? नहीं काजमी साहब, वो ना तो किसानों को शायद इंसान तस्लीम करते हैं। आप देख लें तो वो अपनी मनमानी और ढिठाई के साथ वो किसानों के साथ ट्रीट कर रहे हैं, और जिसका रिजल्ट्स आपने देखा कि पिछली दफा कितने इंसेंटिव दिए वजीर आला पंजाब ने, और 29 लाख टन जो है वो गंदम कम हुई है आपकी। ये एक अलार्मिंग बात है। इसके बावजूद के कहा गया कि हम ये करेंगे वो, क्योंकि किसान पीछे हट रहा है। किसान को ये कोई नफा बख्श कोई काम नहीं रहा ज़राअत जो है, ये तो एक इतना नुकसानदेह जो काम है कि हर तरह से काजमी साहब जो है वो किसान परेशानी उठाता है। चाहे सैलाब आ जाए तो किसान मारा जाता है, उसकी फसलें तबाह, गर्मी आ जाए तब वो तबाह, सर्दी आ जाए तब वो तबाह। अब सूरत हाल ये है कि जब हमने इधर से जूते खाए फिर हम दूसरी फसलों की तरफ गए, तो वहां आप सब्जियों का हाल देख लें कि सब्जियां जो है वो टका टोकरी हो रही हैं, और भिंडी आज जो है वो 50 रुपए की मन जो है नहीं बिक रही, वो तोड़ने में भी हमें मुश्किल आ रही है। आप प्याज को देख लें, फिर इनकी सबकी एक्सपोर्ट 50% कम हुई है। मतलब मैं हैरान हूं कि हमारे जो वजीर खजाना है वो ये चीज तस्लीम कर रहे हैं कि 5 बड़ी जो क्रॉप है वो कम हुई है, और आप कॉटन का हाल देख लें कि कॉटन जो बाहर से कॉटन आए वो टैक्स फ्री है, जो यहाँ का किसान करे वो 18% टैक्स है। अच्छा बुखारी साहब, अब किसानों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, आप सारे किसान रहनुमा हैं, बहुत सारे लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों की आखिरी दफा इस मुल्क के वजीर आजम से कब मुलाकात हुई? कभी कोई बैठे आप, कभी उनसे कोई नशिस्त हुई, उनको अपने मसाइल बताए? नहीं सर, नहीं, कोई बाज़ाब्ता जो है वो ना मुलाकात हुई है और ना ही कोई नशिस्त हुई है, ना ही वजीर आला साहबा से हुई है। नहीं, वैसे कभी माजी में कभी किसी वजीर आजम के साथ आप लोग बैठे, किसी ने कभी आपकी कोई बात सुनी? जी बिल्कुल, जी काज़मी साहब बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं 2022 आपको याद कराऊं कि जब मैं हैरान हूं कि ये एक तहरीक चली कि जी बहुत महंगाई है
और तबाह हो रही है। और 2022 के अंदर इन्होंने जो ड्रामा रचाया और वहां से महंगाई मुकाओ मार्च जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने शुरू किया, वो ड्रामे का इख्तिताम आप देखिए, ये तमाम पार्टियां मिल गई, इन्होंने वो जुल्म किया कि आप इन्होंने महंगाई मुकाओ था, आज साबित हो गया ये महंगाई बढ़ाओ मार्च था। काजमी साहब, इन्होंने तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप देखिए उस वक्त क्या पेट्रोल की कीमत थी, लगभग 160 रुपए के। उस वक्त डीजल की कीमत क्या थी, उस वक्त यूरिया खाद की कीमत 1600 से 1800 रुपए थी। आज यूरिया खाद की कीमत जो है वो 4500 और 4700 है। उस वक्त डीएपी की जो कीमत है वो 6000 से 8000 रुपए थी, आज डीएपी की कीमत 13000 रुपए है। उस वक्त आप बिजली का यूनिट 13 रुपए था। मैं ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहा हूं कि उस वक्त जो है फसलों के रेट अच्छे थे, किसान खुशहाल था। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त किसान जो है वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो अपना काम भी कर रहा था। आप यकीन करें कि जब से इन लोगों ने ये अनाने इक़्तिदार संभाला है तो इन्होंने तो किसानों को यानी एक इतनी अहमियत भी नहीं दी। आप कहते हैं कि इन्होंने कोई मीटिंग, हालांकि चाहिए नहीं था कि जब ये बजट बन रहा है आप तमाम स्टेक होल्डर को बुलाएं, चाहे वो कोई सनत के लोग हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, ज़राअत से ताल्लुक रखते हैं, कोई कॉमर्स के लोग हैं, सबको बुलाते बिठाते। ये तो अपनी उस अना और उस जो है उसके अंदर तकब्बुर के अंदर है। अच्छा, वैसे जिस तरह मैंने अर्ज किया, आप बार बार मीटिंग का जिक्र करते हैं कि इंपॉर्टेंट लोग हमसे नहीं मिलते, तो जब पिछली हुकूमत थी उस दौर में कभी कोई इंपॉर्टेंट शख्सियत आपसे मिली थी? जी बिल्कुल जी, वजीर आज़म खान ने हमें बुलाया, वजीर आज़म इमरान खान ने हमें बुलाया, हमें उन्होंने वहां पे वजीर आज़म हाउस में वो पहला वाकया था, पहला मौका था कि किसानों को उस तरह से इज्जत से बिठा के जो उनकी बात सुनी गई। मैं आपको क्या बताऊं कि उस वक्त जो है हमसे हर मशवरा मतलब लिया जाता था, बात की जाती थी। अब हम दुहाइयां देते हैं कि यार हमारे साथ बैठ जाओ। आप उनके मुशीरान की बात देख लें, वो जो सलमा भट्ट साहबा है, आप देखें कि वो चावल की इकसाम गिना रही हैं कि कच्ची अपना चावल, पक्का चावल, हाफ स्टीम, फुल स्टीम, वो ये हमें बता रही हैं। और उनकी नॉलेज की इंतहा देखें, जो हमारे जो ज़राअत को जो डील करते हैं, कभी वो कहते हैं कि गंदम में और गंदम से कई चीजें निकलती हैं और तूड़ी निकलती है, वो तो ये समझ रहे हैं कि किसान के साथ जो है वो हम कोई जुल्म नहीं कर रहे। और ये जो काजमी साहब, आप ये देखें कि उस वक्त आप फसलों के रेट जो थे, यानी गन्ने का रेट हमें ठीक मिला, गंदम का ठीक मिला। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया था 3900 रुपए, तो फिर मुझे बताएं वो आपके इदारे थे जिन्होंने हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाई। अब आपने आके वो 3900 की जो है वो गंदम 1800 में हम खरीद ली और कहा कि हम डीलॉकलाइज कर ले। जब इनकी काजमी साहब इन्होंने तनख्वाहें अपनी बढ़ाई 600%, तो उस वक्त IMF ने इनको कुछ नहीं कहा। इनका सॉफ्ट टारगेट सिर्फ किसान है। लेकिन मैं आपको बता दूं काजमी साहब, ये अगर हमारे साथ ये हशर बर्पा करेंगे तो हम इनसे लड़ तो नहीं सकते। हाँ, हम ये करेंगे कि हम अपनी फसलों को डाइवर्ट करेंगे, हम गंदम नहीं बीजेंगे। ये ले आए 25 करोड़ के लोगों का ये मुल्क है, ये इनको शौक है, ये बाहर से ले आए। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी किसान तंजीमों को भी, मैं खालिद खोकर साहब को, खालिद बाट को, मैं हसीब अनवर को और दीगर जो साहबान हैं उनको भी ये मैं एक इल्तजा कर रहा हूं कि खुदा के लिए आप इकट्ठे हो। ये हुकूमत हमें मारने में कोई कसर नहीं उठा रख रही। अब ये वक्त आ गया है कि जब हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे बच्चों के तन पे ना लिबास अच्छा। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच। आपने सुना कि बुखारी साहब की बातों से तो ये लगता है कि अगले बरस जो है किसान हो सकता है कि मजीद मुश्किल हालात में हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन सारे मामलात को देखेगी और अगले बरस फसल भी अच्छी होगी और किसानों के मामलात को हल भी किया जाएगा। वंस अगेन बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।